हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिफ्थ यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आज फर्स्ट पार्ट के रूप में फैट्स एंड ऑयल्स, वसा एवं तेल क्या होते हैं, उनकी क्या रिएक्शंस होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फैट यानी कि वसा, ऑयल यानी कि तेल। वसा और तेल जो है दे अकर्स इन लिविंग सिस्टम, यानी कि ये जीव जंतु एवं वनस्पतियों में उपस्थित होते हैं। और सामान्यतया जो दूसरे कार्बनिक यौगिक जो तीन तत्व से मिलकर के बने होते हैं, मूल तत्व कार्बनिक यौगिकों में क्या होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उसी प्रकार से ऑयल और फैट भी इन्हीं तीन तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। अब उनके मेन फंक्शंस या कार्य क्या होते हैं? स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संग्रहण करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट टिश्यूज, जो डेलिकेट टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड फैट्स में भी कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके भी कंपोनेंट फैट हो सकते हैं। नाउ इन oil and fat element carbon, hydrogen and oxygen, they first combine together to form chain known as fatty acid. वसा अम्ल जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। अब वसा अम्ल यानी कि हायर एसिड्स, RCOOH इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें यदि ये जो एल्काइल ग्रुप है, इट इज लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप, लंबी श्रृंखला वाला एल्काइल ग्रुप है, तो इस तरह के उच्चतर जो अम्ल हैं वो वसा से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको फैटी एसिड भी कहा जाता है, वसा अम्ल इनको कहते हैं। नाउ हियर थ्री ऑफ दीज चेन्स, ये जो तीन फैटी एसिड होते हैं, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल नोन एज ट्राइग्लिसराइड। ये तीन वसा अम्ल जो हैं वो ग्लिसरॉल के साथ मिलकर के ट्राइग्लिसराइड के रूप में परिवर्तित होते हैं, और वही ट्राइग्लिसराइड जो है वो या तेल या वसा के नाम से जाना जाता है। Now the triglyceride molecule is the basis of all oil and fat. जो तेल और वसा होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही होते हैं। तो ग्लिसरॉल क्या है? CH2OH, CHOH, CH2OH। ये ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, तीन कार्बन की चेन है और तीन OH ग्रुप हैं, और तीन अलग अलग फैटी एसिड्स, जहाँ पर R डैश, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश, ये तीन एल्किल समूह हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जुड़े हुए हैं। ये तीनों एल्किल समूह एक समान भी हो सकते हैं, तीनों एल्किल समूह डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये तीन वसा अम्ल और ग्लिसरॉल ये मिलकर के ये ट्राइग्लिसराइड या ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं, और यही ऑयल या फैट के रूप में होता है। तो ऑयल और फैट का स्ट्रक्चर यही है। अब यहां पर ये जो एल्काइल ग्रुप हैं ये सैचुरेटेड चेन के रूप में भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड चेन के रूप में भी हो सकते हैं। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड चेन में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, ऑयल या फैट जो है वो प्राप्त होते हैं। अब इसमें संतृप्त और असंतृप्त अम्ल वाले जो अधिकतर कॉमन जो एसिड्स हैं, उसमें सबसे पहला हम ले सकते हैं लॉरिक एसिड। लॉरिक अम्ल जो है वो C11H33COOH के रूप में होता है। इसी प्रकार से C15H31COH जो है वो पामेटिक अम्ल के रूप में होता है। C17H35COOH ये स्टेरिक एसिड के रूप में होता है। तो ये तो है सेचुरेटेड एसिड्स। कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से? लॉरिक एसिड जिसमें 11 कार्बन की चेन है, पाल्मिटिक एसिड जिसमें 15 कार्बन की चेन है, और स्टेरिक एसिड जिसमें 17 कार्बन की चेन है। और ये सारे जो है वो सेचुरेटेड है, यानी कि इनमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। अब इसमें मेनली जो अनसेचुरेटेड एसिड्स हो सकते हैं वो हो सकता है ऑलिक एसिड। जैसे स्टेरिक एसिड जो है वो है C17H35COOH, ये है स्टीयरिक एसिड। अब C17H33COOH, इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये कहलाता है ऑलिक एसिड। तो संतृप्त अम्ल जो हैं
उनमें लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड कॉमन है, और जो अनसेचुरेटेड है उसमें ऑलिक एसिड, इसी तरह से 17 कार्बन की चेन है तो लिनोलिक एसिड, और 17 कार्बन में 2 डबल बॉन्ड है तो वो लिनोलिनिक एसिड होता है। तो लॉरिक ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड, ये 3 अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो ऑयल या फैट में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ऑयल और फैट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? Difference in appearance and functionality due to the type of fatty acid chain which join together to form the triglyceride molecule। जो फैटी एसिड चेन जो ज्वाइन होकर के ट्राइग्लिसराइड बनाती है उसमें अलग अलग होता है। अब जो ऑयल होते हैं, ऑयल में मेनली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की परसेंटेज या मात्रा अधिक होती है, जबकि जो फैट होते हैं उन फैट में सेचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। और फिजिकल डिफरेंस क्या है? ऑयल जो है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, जबकि फैट जो है वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। तो ऑयल में मुख्य रूप से ज़्यादा मात्रा असंतृप्त वसा अम्लों की होती है, जबकि फैट में अधिक मात्रा जो है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड की होती है। अब वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी भी बनाया जा सकता है, उसके लिए भी क्या प्रक्रिया है? वेजिटेबल ऑयल में अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेशन है यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उसका कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, मेटल कोई भी धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसका उच्च ताप पर हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वो अनसेचुरेटेड चेन सेचुरेटेड चेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में वेजिटेबल ऑयल जो है वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी कराने के लिए क्या किया जाता है? पहले ऑयल को गर्म किया जाता है, फिर उसमें स्टीरर की सहायता से उसको स्टीर करके गर्म करके और उसमें मेटल कोई भी कैटलिस्ट हम काम में लेते हैं। नॉर्मली निकल इसमें कैटलिस्ट काम में लिया जाता है, तो निकल फाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो वेजिटेबल ऑयल है वो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वेजिटेबल घी में परिवर्तित हो जाता है। जो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं, असंतृप्त फैट जो हैं वो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि बेस्ट टाइप ऑफ फैट होते हैं खाने के लिए। दे आर रिलेटिवली स्टेबल टू ऑक्सीडेशन, उनका सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण नहीं होता है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी। अभी हम इसमें विकृत गंधता की बात करेंगे। यदि किसी भी ऑयल को या फैट को ज़्यादा समय तक रखा जाता है तो उसमें हाइड्रोजनीकरण, जल अपघटन और ऑक्सीकरण होता है। मेनली हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन और ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है, और वो जो ऑयल है वो स्मेल खराब सी देने लगता है, विकृतता आ जाती है गंध में, तो वो रेंसिडिटी कहलाती है। तो उसमें जो है वो स्टेबल होगा टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, और जो रेंसिडिटी होगी वो आसानी से उसमें नहीं होगी। अब जो ऑयल और फैट की रिएक्शन है उसमें पहला है हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। जब किसी भी ऑयल या फैट को जो कि ट्राई एस्टर या ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है उसको या तो जल के साथ गर्म किया जाए या अम्ल की उपस्थिति में उसका जल अपघटन किया जाए, तो वो जल अपघटन के द्वारा ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये RA, RB और RC या R डैश, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश तीनों एक समान भी हो सकते हैं और ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। यदि तीनों एक समान है तो तीनों एक ही प्रकार के वसा अम्ल प्राप्त होंगे, और तीनों अलग अलग हैं तो अलग अलग प्रकार के वसा अम्ल इसमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जो ऑयल या फैट हैं उनके जल अपघटन के द्वारा ग्लिसरॉल और फ्री एसिड्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। अब यदि यही जल अपघटन क्षार की उपस्थिति में कराया जाए, hydrolysis of fat and oil carried out by strong aqueous base to form soap, this reaction is called as saponification reaction। यदि क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर क्या होता है? एक तो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है और ग्लिसरॉल के साथ साथ उच्चतर वसा अम्ल के सोडियम लवण जो है वो प्राप्त होते हैं। एंड व्हाट आर सोप? साबुन क्या होते हैं?
सोप्स आर आइदर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण ही साबुन के रूप में कार्य करते हैं। तो क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा साबुन प्राप्त होता है, तो इसलिए ये जो अभिक्रिया है ये साबुनीकरण अभिक्रिया या सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। तो इसमें ऑयल या फैट का जल अपघटन NaOH के सांद्र जलीय विलयन के साथ करते हैं, तो ये अपघटित होकर के ग्लिसरॉल और साबुन में परिवर्तित होता है, और ये अभिक्रिया साबुनीकरण अभिक्रिया या सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन और हार्डनिंग ऑफ ऑयल। जो अभी मैंने शुरू में बताया था कि हाइड्रोजनीकरण होता है किसका, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का। जो असंतृप्त अम्ल हैं उनका हाइड्रोजनीकरण होता है, जिससे कि द्विबंध जो है वो एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें क्योंकि हाइड्रोजन का योग हो रहा है यानी कि अपचयन हो रहा है, और इसमें वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में भी कन्वर्जन होता है, तो इसलिए हार्डनिंग ऑफ ऑयल इसमें इस प्रक्रिया में होता है। तो हाइड्रोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टू फॉर्म फैट। रिड्यूसिंग एजेंट या मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम इसमें करते हैं हाइड्रोजन का योग, तो वो जो ऑयल है ये ऑयल फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अनसेचुरेटेड ग्लिसराइड्स टू सेचुरेटेड ग्लिसराइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। द हाइड्रोजनेशन और हार्डनिंग ऑफ ऑयल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी। ये वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्जन करने के लिए हाइड्रोजनीकरण काम में आता है। And hardened oil are also extensively used for making soaps and candles. Wax और साबुन दोनों ही जो है वो बनाने के लिए ये अभिक्रिया जो है काम में आती है। It is carried out by passing hydrogen gas under pressure into the liquid fat or oil having a fine suspension of nickel which acts as a catalyst। जैसा शुरू में मैंने बताया था कि इसमें गर्म परिस्थिति में ऑयल को हाइड्रोजन पास करते हैं और फाइन पाउडर निकल का उसमें कैटलिस्ट के फॉर्म में काम में आता है। तो उसमें अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं वो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में या संतृप्त वसा अम्ल में परिवर्तित होते हैं। अब इसमें जैसे बताया था ऑलिक अम्ल, ऑलिक अम्ल का क्या फॉर्मूला बताया था, C17H33COOH। इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। अब इसमें यदि हाइड्रोजन का योग होता है निकल की उपस्थिति में, तो उसकी उपस्थिति में निकल का योग होने पर ये स्टीयरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C17H35COOH। तो इस प्रक्रिया में ऑलिक अम्ल जो है वो स्टीयरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जो असंतृप्तता है वो संतृप्त यौगिक में परिवर्तन होता है। नाउ रेंसिडिटी या विकृत दुर्गंधता, जो कि हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन जल अपघटन व ऑक्सीकरण के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में विकृत दुर्गंधता जिसको कहा जाता है, तेल या वसा को जब हम अधिक देर तक खुला छोड़कर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका नमी के द्वारा अपघटन होता है, और नमी के द्वारा अपघटन होने पर जो है वो वसा अम्ल में परिवर्तित होता है। वो वसा अम्ल संतृप्त भी हो सकता है और असंतृप्त भी हो सकता है। और फिर जो वायु में ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन के द्वारा उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि उच्चतर वसा अम्ल और कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। और वो जो वसा अम्ल और कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो दुर्गंध युक्त होते हैं, तो इसलिए वो ऑयल या फैट जो है वो विकृत दुर्गंध देने लगता है। कब, जब उसको ज्यादा समय तक खुला छोड़ करके रखा जाता है वायु में। The term rancidity is applied to any fat or oil that develops a disagreeable odor or bad odor or taste when left exposed to warm, moist air for a longer time। ज़्यादा समय तक उसको खुली हवा में छोड़ करके रखा जाने पर यह प्रक्रिया होती है। Now rancidity is chiefly caused by hydrolysis of the ester links and oxidation of double bonds of triglyceride।
जो नमी के द्वारा जल अपघटन होता है उसमें क्या होगा, जो एस्टर लिंकेज है वो एस्टर लिंकेज का जल अपघटन होगा, जिससे कि वो ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में परिवर्तित होगा। और ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा डबल बॉन्ड का, जो कि उन फैटी एसिड्स जो कि जल अपघटन के द्वारा बनते हैं उसमें उपस्थित होता है। The lower molecular weight acids that are produced are volatile and impart an offensive odor or fat to fat or oil। जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट एसिड जो इस प्रक्रिया में बनते हैं और उनका आगे ऑक्सीकरण से वो कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित होते हैं, वो वोलेटाइल होते हैं, वाष्पशील होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट उनका कम है। और वो जो वोलेटाइल एसिड्स होते हैं वो ऑफेंसिव ऑर्डर वाले होते हैं, खराब गंध वाले होते हैं। अब इसमें हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी पहले हम लेते हैं, जल अपघटन के द्वारा जो रेंसिडिटी होती है, तो ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ लोअर फैटी एसिड्स और ओरिजिनल एसिड्स बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर लिंक ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जो ट्राइग्लिसराइड का जो एस्टर लिंकेज होता है उसका हाइड्रोलाइसिस होने से ये बनता है। तो इसमें ये बटर है सपोज, इसमें ये हायर फैटी एसिड्स जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं, और इसका जल अपघटन नमी के द्वारा हो रहा है, तो एक तो ग्लिसरॉल बन गया, और उसके अलावा ये ब्यूटायरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड एंड कैप्राइलिक एसिड प्राप्त होते हैं। और ये तीनों लोअर एसिड्स जो हैं वो इस प्रकार के एस्टर के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, जो कि बटर में प्रेजेंट होता है। तो ये तो है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, जो कि वायु या वातावरण में जो नमी है उसकी वजह से जल अपघटन के कारण से होती है। Now oxidative rancidity, it occurs in triglyceride containing unsaturated acid component। असंतृप्त अम्ल वाला भाग जिसमें उपस्थित होता है उसमें होता है। It is believed that first the ester linkage are hydrolyzed with unsaturated acid। पहले ये माना जाता है कि जो एस्टर लिंकेज हैं उनका जल अपघटन होता है जिससे कि असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। एंड द एसिड्स सो प्रोड्यूस आर सब्जेक्टेड टू ऑक्सीडेटिव क्लीवेज एट द साइट ऑफ डबल बॉन्ड फॉर्मिंग शॉर्ट चेन एसिड्स एंड एल्डिहाइड। जो जल अपघटन के द्वारा असंतृप्त अम्ल बने हैं उनका वातावरण में जो ऑक्सीजन होता है उसके द्वारा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर, और उससे क्या होता है, एक तो लोअर एसिड्स छोटी श्रृंखला वाले अम्ल और साथ में कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसमें ये उदाहरण दे रखा है, ये डबल बॉन्ड है, इसका ऑक्सीडेशन एयर के द्वारा होता है, तो ये COH में कन्वर्ट हो जाता है और ये भी COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह के दो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं, दोनों लोअर एसिड्स हैं, दोनों वोलेटाइल होते हैं और दुर्गंधमय होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है एनालिसिस ऑफ ऑयल और फैट। तेल या फैट का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। इसमें ऑयल या फैट की क्वालिटी हम चेक करते हैं, उसके लिए 3-4 जो एनालिसिस हैं उसमें एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू एंड राइकेट मिशेल वैल्यू, ये 4 हैं। ये चारों अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।